आइए अब बी पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कंडीशन, अलग अलग कंडीशन हो गई। कंडीशन फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, कंडीशन फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, ये अब हम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक, तो सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो हमारे पास था कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन, अब हमारे पास क्या आ गया, कंडीशन फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। यानी कि पीछे चलते हैं डायग्राम में, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हुआ, क्या हुआ, छोटा, स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल अगर ये है तो बेटा I1 R1 और I2 R2 भी स्मॉल एंगल होंगे। तो ये कंडीशन डाल देंगे और हम यहां पे लिख भी देंगे, है ना, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज क्या, स्मॉल, छोटा, देन I1 I2 R1 and R2 will also be small, यानी कि इनको भी हम मानेंगे कि ये छोटे एंगल हैं। ठीक, हमने आपको एक रूल सिखाया था, याद आ रहा है, फॉर स्मॉल एंगल। मैंने बोला था बेटा पूरी ऑप्टिक्स में हम डिराइव करेंगे इसी चीज को। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा, टैन थीटा, थीटा तीनों बराबर होंगे, साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर थीटा के। हाँ, ठीक, चलिए, तो अब हमको पता चल गया म्यू बराबर किसके हो गया, बताओ बेटा, साइन I1 अपॉन साइन R1 लेंगे। अब हम I1 R1 लेंगे क्योंकि मिनिमम डिविएशन की कंडीशन नहीं है कि दोनों बराबर हो गए, ये ध्यान रखिए। अब मिनिमम डिविएशन नहीं है तो I1 R1 अलग होगा, है ना बेटा। तो I1 R1 I2 R2 अब अलग होगा क्योंकि मिनिमम डिविएशन की कंडीशन नहीं है। ये I1 I2 बराबर कहाँ होंगे, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम डिविएशन की कंडीशन में। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसीलिए हमने यहाँ पे साइन I1 और क्या लिखा, साइन R1 लिखा। अब छोटा एंगल है तो साइन थीटा और थीटा बराबर हो गए, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू I1 अपॉन R1। हाँ जी, बोलो बोलो, कोई दिक्कत। तो क्या हम ये फर्दर ऐसे लिख सकते हैं कि I1 बराबर म्यू R1 के होगा, बोलो, लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास लाल डब्बे में डालने वाली, ये लाल डब्बे में डाल दिया भाई साहब, डाल दिया और मार्क कर दिया 11 नंबर। कोई दिक्कत, मजा आ गया। ठीक, अब जिस प्रकार से म्यू बराबर ये हो गया, ऐसे ही म्यू बराबर साइन I2 अपॉन साइन R2 भी होगा भाई, सिंपल सी बात है। ये फर्स्ट सरफेस इंसिडेंट सरफेस के लिए, ये सेकंड सरफेस के लिए, है ना बेटा। यहाँ पे म्यू मतलब ये देखिए ए म्यू जी ही होगा, हम सिंपल म्यू लिख रहे हैं तो बेटा अंडरस्टूड है कि ये ए म्यू जी है ना। कंफ्यूजन नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना है बेटा। जब हम लेक्चर लेते हैं आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो ये बराबर म्यू बराबर किसके हो गया, I2 बाई R2, क्या मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू म्यू R2। हो, लाल डब्बा आ गया, लाल डब्बा डाल दिया, ये हो गया 12 नंबर, आ गया। चलो अब आगे देखते हैं आगे की कहानी। ये देखिए क्या मिला हमको, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, 5वें नंबर की इक्वेशन। तो यहां पे हम लिखेंगे 5वें नंबर की इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, नंबर 5, 5वें नंबर की इक्वेशन को उठाया हमने। क्या था 5वें नंबर की इक्वेशन, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस टाइम्स म्यू R1 प्लस R2, तो माइनस टाइम्स, अरे क्या कर रहा हूं मैं,
माइनस टाइम्स R1 प्लस R2। चाहे तो इसको हम R1 प्लस R2 की कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो, मज़ा आएगा, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो। ठीक है, तो 5वें नंबर की इक्वेशन यही थी, चेक कर लो। हाँ भाई यही थी ना, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अरे बार बार कहाँ आगे चले जाते हो भाई। अब यहाँ पे I1 की जगह म्यू R1 रख दें, तो ये जगह लिख दिया म्यू R1, कोई दिक्कत। I2 की जगह म्यू R2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया म्यू R2 माइनस टाइम्स R1 प्लस R2 हो गया। अब म्यू कॉमन हो गया, तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, अगले पेज पे ले जाते हैं। पहले तो इसको अगले पेज पे पूरे को कॉपी कर लेते हैं, वरना तो आप कंफ्यूज होते हो। ये पूरा का पूरा उठा के हम अभी अगले पेज पे कॉपी कर रहे हैं। तो डेल्टा बराबर म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस टाइम्स R1 प्लस R2। देख लो भाई, यही है म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस टाइम्स R1 प्लस R2। बिल्कुल यहां तक निकाल लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, म्यू को कॉमन ले लेंगे, तो म्यू टाइम्स R1 प्लस R2 माइनस टाइम्स R1। अरे R2 लिखने की बड़ी जल्दी है भाई, R1 प्लस R2। ठीक है, अब इन दोनों में R1 प्लस R2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये मिल गया म्यू माइनस 1 इंटू क्या हो गया R1 प्लस R2। बोलो बेटा। और जैसा कि आप जानते हैं ये किसके बराबर होता है, A होता है। तो डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू A। लाल डब्बे में डाल दें, हाँ डाल दिया भाई। चेक करो कौन सी इक्वेशन नंबर हो गई, 12 के बाद 13 नंबर की इक्वेशन हो गई। ये हम 13 नंबर की इक्वेशन लिख देंगे। मज़ा आ गया जिंदगी का, कोई टेंशन है क्या, नहीं ना। तो चलो आज ये हम लोगों ने डिराइव किया डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू A। ठीक, जहां पे डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हो गया, A क्या हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। स्मॉल एंगल के लिए ये रिलेशनशिप है। अब कई बार आप लोगों के दिमाग में उठता होगा सर स्मॉल एंगल क्या लें। अब आप देखो कई बार क्या होता है कि अगर क्वेश्चन मान लो दे दिया गया है कि एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री से जो कम है ना, जो 30 डिग्री से कम है उसको हम स्मॉल एंगल से डेविएशन निकाल लेंगे, लेकिन जो 30 डिग्री से ज़्यादा है वो स्मॉल एंगल के लिए नहीं निकालेंगे बल्कि लार्ज एंगल। अब आपके दिमाग में फिर वही बात आ रही होगी, सर 30 एग्जैक्ट हुआ तो क्या होगा। तो बेटा एग्जैक्ट अगर 30 है तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे डेविएशन वाला, और अगर 30 से कम हुआ जैसे 29 हुआ, 28 हुआ, 25 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, तो वहाँ पे स्मॉल एंगल की रिलेशनशिप लगा देंगे। ठीक है, हमने आपको एक बिल्कुल रूल बता दिया है कि कैसे आपको करना है। ठीक, 30 एंड अबव, 30 को इंक्लूड करेंगे, 30 एंड अबव लार्ज एंगल की जो रिलेशनशिप है उससे हम निकालेंगे, और स्मॉल एंगल तभी हम लेंगे जब 30 से कम होगी। ठीक है, ये बात हो गई प्रिज्म से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। आइए आगे और बातें सीखते हैं। अब हम अगला फिनोमेना देखेंगे, डिस्पर्शन का फिनोमेना। बेटा अभी तक तो हम लोग प्रिज्म के डिविएशन से रिलेटेड बात कर रहे थे, और जैसा कि आप लोगों ने देखा था डिविएशन की कंडीशन हम लोगों ने देख ली थी। तो जिस प्रकार से डिविएशन का कंडीशन आई उसी प्रकार से अब डिस्पर्शन का फिनोमेना हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो भी बात करी वो सारा डिविएशन से रिलेटेड बात करी है ना। और डिविएशन की इक्वेशंस हम लोगों ने ये इक्वेशन नंबर 1, ये 5 नंबर की, 6 नंबर की, 7 नंबर की, ऐसे हम डिराइव करते चल रहे हैं। और ये सारी रिलेशनशिप हम लोगों ने डिविएशन की निकाली थी यहाँ तक।